प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका BA थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लास में। पॉलिटिकल साइंस विषय का जो आपका सेकंड पेपर है, द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं भारत की विदेश नीति। तो इसके सिक्स्थ चैप्टर पर हम डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर आप देख पा रहे हैं, यूरोप का एकीकरण। ठीक है, तो विद्यार्थियों, इस चैप्टर पर हमने पिछले दो वीडियो में काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया। तो यूरोप का जो पुनर्गठन ये चैप्टर है, तो इस में ये जो वीडियो होगा विद्यार्थियों, ये अंतिम वीडियो होगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, यूरोपीय संघ के बारे में, यूरोपीय जो पूरा उसका गठन हुआ, पुनर्गठन हुआ, एकीकरण हुआ, उसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल से पिछले दो वीडियो में जानकारी प्राप्त करी। सॉरी। आज इस वीडियो में हम जो देखेंगे, दो महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे। एनालिटिकल कुछ होंगे कि एक तो 1990 के दशक में जो यूरोपीय संघ या यूरोप का जो पुनर्गठन हुआ, एकीकरण हुआ, 90 के दशक या मास्ट्रिक्ट संधि से पहले की बात हमने काफ़ी कर ली। खैर, हालांकि बात भी हमने करी, लेकिन मुख्य रूप से कि वो जो पुनर्गठन हुआ, जो एकीकरण हुआ, उसके रीजन क्या थे। ठीक है, कारण क्या थे। ये 1990 के दशक में जो यूरोप के देशों के पुनर्गठन के कारण क्या थे, वो हम जानेंगे। और उसके बाद जो विश्व यूरोपीय एकीकरण का विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़े, वो हम जानेंगे। ठीक है, तो कई बार ये पूछ लिया जाता है, हालांकि बहुत यहाँ संभावनाएं नहीं रहती है, लेकिन हाँ, एनालिटिकल अगर फॉर्म में कई बार अगर क्वेश्चन पूछना हो तो फिर पूछ भी लिया जाता है। इसलिए यहाँ हम इन दोनों टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं कि सारी वीडियो वो इसी चैप्टर के और इससे पहले के जो चैप्टर के सब क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से वो आप देख सकते हैं। वो इस जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। BA थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस की जो प्लेलिस्ट है उसमें, और या फिर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके भी देख सकते हैं। विद्यार्थियों, आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा कि आप लोग प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को भी आप ये सूचित करें, साझा करें वीडियो पूरी श्रृंखला के बारे में, उनको भी बताएं, जिससे कि वो भी पूरा लाभ उठाएं। तो आइए देखते हैं आज का जो पहला टॉपिक है। विद्यार्थियों, आप देख पा रहे हैं, ये कुछ रीजन है जो कि 1990 के दशक में जो यूरोप का पुनर्गठन होता है उसके कारण आप बता सकते हैं। देखिए, यहाँ पहला पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि गोर्बाचेव की उदारीकरण एवं सुधारवादी नीतियाँ। देखिए, इस पर हम बात कर चुके हैं शीत युद्ध वाले चैप्टर में। गोर्बाचेव जो कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे, आपको पता है, और उन्होंने जो 1985 में जब वो राष्ट्रपति बने, तब जो सोवियत संघ में जो उन्होंने काफ़ी सुधार लाने का प्रयास किया, और कहीं न कहीं शीत युद्ध का अंत लाने में उनका ही पूरा योगदान था। तो उन्होंने जो यूरोप, विशेषकर जो पूर्वी यूरोप में, यूरोपीय जो सोवियत संघ में, क्योंकि सोवियत संघ जो पूर्वी यूरोप के बहुत सारे देश वहाँ शामिल थे, तो उनमें जो सुधार लाने का प्रयास किया, जो साम्यवाद की बजाय वहाँ कहीं न कहीं खुलापन, जो दो नीतियाँ आपको पता है, एक तो ग्लास्नोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, दो नीतियाँ उन्होंने, दो उनके जो प्रमुख जो नीतियाँ थी, सुधारवादी नीतियाँ, ग्लास्नोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। जो ग्लास्नोस्ट का मतलब है खुलापन, और पेरेस्ट्रोइका मतलब पुनर्संरचना, पूरा स्ट्रक्चरल जो चेंजेस वहाँ लाने का प्रयास उन्होंने किया था। तो आपको पता है कि उसका नेगेटिव इफेक्ट हुआ था, और फिर यूरोपीय संघ का अंततः विघटन हो गया था, और यूरोप के बहुत सारे देशों में राष्ट्रवादी भावनाओं का उभार हुआ और उन्होंने अपने आप को अलग करना शुरू किया था। लेकिन कहीं न कहीं वो जो बहुत सारे ऐसे देश थे वो सोवियत संघ से तो अलग हो गए, लेकिन कहीं कहीं यूरोपीय जो पुनर्गठन होता है वहाँ, क्योंकि अब वो यूरोप सोवियत संघ के अंडर में तो थे नहीं, लेकिन अब कहीं न कहीं उनको अपने आर्थिक विकास के लिए उनको जो यूरोपीय एक रूपता की आवश्यकता पड़ी थी, और यूरोपीय संघ की कहीं न कहीं एक पूरी भूमिका बन चुकी थी बनने की, यूरोपीय एकता की। आपको पता है, हमने सारा भी देखा पिछले वीडियो में। तो यहाँ बहुत सारे देश, जो मास्ट्रिक्ट संधि हुई थी, यूरोपीय संघ जहाँ एक आधुनिक रूप में अस्तित्व में आया था 1993 में, जो एक आज के यूरोपीय संघ के रूप में,
तो वो उसका कहने का मतलब यहाँ पर एक रीज़न आप ये बता सकते हैं कि गोर्बाचेव की जो सुधारवादी नीतियाँ वो रही, तो उसने यूरोपीय एकीकरण को कहीं न कहीं प्रोत्साहन किया। ठीक है। नेक्स्ट जो दूसरा आप देख पा रहे हैं कि सोवियत संघ का विघटन जब हो गया था, तो पूर्वी यूरोप के देशों में कहीं न कहीं जो एक तरह से असंतोष व्याप्त था, जो आर्थिक असंतोष था, क्योंकि आर्थिक हालात उनके खराब थे और काफ़ी असंतोष था, तो उनको ऐसा लगता था कि यूरोप का पुनर्गठन मतलब कहीं न कहीं एकीकरण होना चाहिए, और जो यूरोपीय जो आर्थिक हालात को बेहतर करने के लिए, यूरोप के देशों के आर्थिक हालात को बेहतर करने के लिए एक ये भी रीज़न था। नेक्स्ट जो तीसरा जो आप देख पा रहे हैं कि यूरोपीय साझा बाजार और समान आर्थिक हित, मतलब कहीं न कहीं यूरोप के देश ये चाहते थे कि एक साझा बाजार विकसित हो, जिससे कि यूरोपीय देशों का आर्थिक विकास भी हो, और वहाँ जो उनके देशों में आपस में जो आयात निर्यात हो उस पर कोई शुल्क वगैरह नहीं लगे, चुंगी वगैरह नहीं लगे, और उनके सबके समान आर्थिक हित जुड़ें, जिससे कि यूरोप की जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर हो। और तो ये भी एक रीज़न था कि यूरोप का पुनर्गठन हुआ 90 के दशक में। चौथा आप देख पा रहे हैं स्वतंत्र बाजार व्यवस्था। ठीक है, आपको पता है कि ये हुआ भी था कि एक स्वतंत्र मुद्रा भी वहाँ बनी थी, और एक जो साझा बाजार भी तय हुआ था। 1985 में जो सांगेन संधि भी हुई थी, आपको पता है, हमने यूरोपीय संघ के उसमें भी जिक्र किया था इतिहास में। तो कहीं न कहीं ये स्वतंत्र बाजार व्यवस्था हो, मतलब खुलापन हो आपस में, यूरोप की जो देश है जो इसके वो आपस में एक दूसरे के देशों में आयात निर्यात करे, तो उनकी डिपेंडेंसी भी कम होगी और उनका आर्थिक हित भी जो उनका बेनिफिट मिलेगा उनको, आर्थिक भी। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न रहा। तो कुछ ये कारण थे जिन्होंने कि जो यूरोपीय जो पुनर्गठन के थे 90 के दशक में। ठीक है। अब विद्यार्थियों नेक्स्ट आइए देखते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण, कि ये जो यूरोपीय एकीकरण की जो स्थितियां बनी, यूरोपीय एकीकरण हुए, पुनर्गठन हुआ, तो इसके जो आर्थिक राजनीति पर क्या, या सॉरी विश्व राजनीति पर, आर्थिक राजनीति पर नहीं, विश्व राजनीति पर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या संभावित इफेक्ट हुए, आइए देखते हैं। देखिए विद्यार्थियों, ये कुछ पॉइंट आप देख पा रहे हैं, ये कुछ प्रभाव आप बता सकते हैं। एक तो सबसे पहले, हालांकि संभावित प्रयास थे, कितने कुछ उसमें हुए भी, कुछ नहीं भी हुए, लेकिन हाँ, आज अगर हम देखते हैं तो काफ़ी हद तक ये जो एक बहुत सफल, बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक संगठन यूरोपीय संघ माना जाता है। आज हम अगर हम तुलना करते हैं जो आसियान की, आसियान भी काफ़ी सफल रहा संगठन, लेकिन हाँ, यूरोपीय संघ बड़ा सफल रहा। और हालांकि थोड़ी चुनौतियां भी इसके सामने है, आपको पता है कि ब्रिटेन इससे अलग होने जा रहा है, वो एक कुछ स्थितियां अलग है। बाकी वैसे सार्क वगैरह से तो बहुत अच्छा रहा है, सार्क तो एक फेलियर संगठन रहा है। तो देखिए, अगर हम ये कुछ संभावित प्रभाव देखें, तो पहला कि बहुध्रुवीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण शक्ति केंद्र का जन्म, मतलब आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो गुट बने, दो ध्रुवीय व्यवस्था का जन्म हुआ था, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद एक ध्रुवीय विश्व का आविर्भाव हुआ था। लेकिन बाद में एक आपको पता है, आज अगर हम देखें तो बहुध्रुवीय व्यवस्था है, कोई भी एक ध्रुवीय नहीं है या दो ध्रुव नहीं है, बल्कि बहुध्रुवीय, बहुत सारी ताकतें हैं। तो उनमें से कहीं न कहीं जो यूरोपीय संघ है वो भी एक महत्वपूर्ण शक्ति केंद्र है। ये अगर ये यूरोपीय पुनर्गठन एकीकरण नहीं होता तो ये इतना शक्ति केंद्र नहीं होता, लेकिन आज यह है। तो ये एक संभावना जो व्यक्त की गई थी कि एक बहुध्रुवीय शक्ति केंद्र बनेगा, तो आज बिल्कुल बना हुआ है। तो एक, क्योंकि जो एक राष्ट्र की तरह पूरी इसके अपना ध्वज है, अपना इसका संविधान है, अपनी इसकी पूरा जो इसकी संस्थाएं हैं, तो कहने का मतलब जो एक ध्रुवीय की भांति, एक ध्रुव की भांति एक वो इसका जो महत्व है पूरे आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। दूसरा, मुक्त अर्थव्यवस्था वाली शक्तियों के मध्य प्रतिस्पर्धा, कि बहुत सारी जो ऐसे संगठन निर्मित हुए पूरे विश्व में, जैसे मैंने कहा कि जो मुक्त अर्थव्यवस्था की कोशिश सार्क में भी हुए, हालांकि वहाँ तो फेल्यूर हुआ, लेकिन जैसे आसियान है वो भी हालांकि काफ़ी सफल संगठन रहा। लेकिन यूरोपीय संघ में भी इसके अलावा जो शंघाई सहयोग संगठन है और जो यूरोप के भी और बहुत सारे कई संगठन हैं, तो कहीं कहीं जो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था कि जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो विश्व अंतर्राष्ट्रीय अलग अलग संगठन इसके बने थे,
तो उनके मध्य प्रतिस्पर्धा में यूरोपीय संघ काफ़ी जो महत्वपूर्ण साबित हुआ है। तो एक तो ये भी जो इसकी संभावना व्यक्त की गई थी, तो यूरोपीय संघ एक हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि काफ़ी चुनौतियों से गुजर रहा है, लेकिन उस रूप में भी इसका काफ़ी महत्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर काफ़ी इफेक्ट डाला है इसने। नेक्स्ट जो आप देख पा रहे हैं कि अगला पॉइंट, यूरोपीय सुरक्षा में अमेरिका को किनारे लगाकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, क्योंकि यूरोप की जो सुरक्षा की जो जिम्मेदारी अमेरिका ने ले रखी थी, अमेरिका क्योंकि सशक्त संगठन, लेकिन यूरोपीय संघ कहीं न कहीं सुरक्षात्मक इसकी नीतियां भी कहीं कहीं मामले संभालने लगा है, और इसकी जो पूरी कोशिश यही है कि जो अमेरिका को किनारे लगाकर जो सुरक्षा संबंधित जो जिम्मेदारी वो खुद उठाए यूरोप के देशों की। ठीक है, तो एक ये भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नया बदलाव आप कह सकते हैं। एक स्वतंत्र यूरोपीय विदेश नीति की दिशा में भी प्रयत्न ये कर रहा है, और कि एक यूरोपीय संघ एक देश की भांति इसकी एक स्वतंत्र विदेश नीति हो, मतलब यूरोपीय संघ में जो देश शामिल है उनकी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति हो। तो ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वतंत्र विदेश नीति के रूप में भी इस यूरोपीय जो पुनर्गठन का, यूरोपीय एकीकरण का प्रभाव आप बता सकते हैं। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो प्रभाव है यूरोपीय एकरूपता के पुनर्गठन के संगठन के, तो आप इन पॉइंटों के माध्यम से विद्यार्थियों बता सकते हैं। तो बस ये आपका चैप्टर है विद्यार्थियों, ये पूरा होता है, और बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से विद्यार्थियों अगर हम बात करें तो वैसे नहीं आते हैं, हाँ, लेकिन यह है कि जो 5 नंबर और 2 नंबर के प्रश्न यहाँ से कुछ पूछे जा सकते हैं। निबंधात्मक प्रश्न आने की संभावनाएं विद्यार्थियों यहाँ से कम रहती है, बल्कि आप ना के बराबर ही माने। तो बस यहाँ कोशिश ये करें कि जो मैंने पिछले वीडियो में संधियाँ बताई थी आपको, वो जो संगठन बताए थे, एक तो उनको आप ध्यान से देख लें शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से। थोड़ा सा इतिहास जो मैंने बताया था यूरोपीय संघ का, उसको थोड़ा देख लें, क्योंकि वो एक एक दो दो नंबर के कई बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो उस दृष्टि से, उस लिहाज से ये जो चैप्टर है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप बहुत ज़्यादा बर्डन न लेते हुए इनको अच्छे से देख लें और याद कर लें, इनके नोट्स बना लें। पूरे जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं इनको आप नोट भी कर सकते हैं और पूरा लाभ आप उठाएं। विद्यार्थियों बस आज के लिए तो इतना ही। अब नेक्स्ट जो 7th चैप्टर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण जो चैप्टर शुरू होगा विदेश नीति से संबंधित, तो वो हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। लेकिन अंत में बस आपसे यही अपील कि आप इस वीडियो को भी और पूरी श्रृंखला के बारे में जो जानकारी देते हुए आप साझा करें अधिक से अधिक विद्यार्थियों को। अपनी जो प्रतिक्रिया है वो देते रहें। वीडियो को लाइक अथवा डिसलाइक जो भी आपको लगता है वो करें। चैनल अगर आपको उपयोगिता लगती है तो सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। नोटिफिकेशन जो बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो विद्यार्थियों बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं। बताना, आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।